मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज जीएस के लिए बाबर टॉपिक का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। कल जो हमने पढ़ा था, जहाँ तक पहले पार्ट में कि बाबर 1519 से लेकर के 1524 तक 4 अभियान किया। 5वां अभियान पानीपत का था, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो बाबर 1519 से लेकर 1524 तक 4 अभियान किया, जिसमें 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया और इसी अभियान में पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। तो इसी अभियान में तोप का पहली बार प्रयोग, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने किस अभियान में पहली बार तोप का प्रयोग किया, तो बाजौर या भेरा। अगर ऑप्शन में दोनों हो, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, अगर दोनों हो तो हमें भेरा लगाना है। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किस अभियान में किया, तो बाजौर और भेरा में। कब? 1519 में। 1520 में बाबर ने सियालकोट पर आक्रमण किया और यहां सफल रहा। 1522 में बाबर ने पेशावर पर आक्रमण किया, यहां भी उसे सफलता मिली। 1524 में बाबर ने लाहौर और दीपालपुर पर आक्रमण कर यहां भी सफलता मिली। अब उसके बाद बाबर ने पानीपत अर्थात दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाया। उसी समय ऐसा कहा जाता है कि बाबर को भारत में आने का निमंत्रण राणा सांगा दौलत खान लोधी ने दिया, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया, जबकि राणा सांगा एक महान योद्धा इब्राहिम लोदी को पहले हरा चुका। तो मुझे नहीं लगता है कि राणा सांगा को किसी को निमंत्रण देने की आवश्यकता है। हाँ, इसके लिए कह सकते हैं कि दौलत खान लोधी ने निमंत्रण दिया। तो इसको जानने के लिए पहले हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इसको निमंत्रण किसने दिया, कैसे दिया। तो याद रखना होगा कि दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी और आगरे का शासक इसका चाचा आलम खान लोदी और पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोधी। कहा जाता है कि आलम खान को ये लगा कि मेरा भतीजा दिल्ली का शासक बन सकता है, तो मैं उससे ताकतवर हूं, मैं क्यों नहीं बन सकता। और उसने शासक बनने की योजना बनानी शुरू की, आलम खान। ये जानकारी इब्राहिम लोदी को प्राप्त हो गई। तो जैसे इब्राहिम लोदी को ये पता चला कि उसके चाचा आलम खान शासक बनने की योजना बना रहे हैं, तब उसने आलम खां को आगरा से हटाकर पंजाब भेज दिया। जब आलम खां पंजाब पहुंचा, तब इसने क्या किया, इसने पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी से आपस में एक समझौता किया। समझौता ये किया कि देखो, हम दोनों लोग मिलकर के प्लान बनाते हैं, इब्राहिम लोदी को हराते हैं और हराने के बाद आपस में साम्राज्य को बांट लेंगे। तो आलम ने पूछा दौलत खान से, तुम्हारे पास कुल कितने सैनिक हैं? तो उसने बताया लगभग 5000। और दौलत खान ने आलम से पूछा तुम्हारे पास कितने सैनिक हैं? उसने कहा मेरे पास भी लगभग 7000 सैनिक हैं। तो इन दोनों ने कहा कि इतने सैनिक से हम इब्राहिम लोदी को हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, लगभग 1 से 1.5 लाख सैनिक थे उसके पास। तब इन्होंने सोचा कि ये काम कर सकते हैं। इसके लिए एक लुटेरा जो बाबर कई राज्यों को जीत रहा था, तो इन्होंने प्लान बनाया कि बाबर को बुलाते हैं, बाबर यहाँ आक्रमण करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, लूटपाट कर वहां से चला जाएगा। तब इन दोनों ने मिल करके बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। तो क्वेश्चन अगर आए कभी कि बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया, तो मूल रूप से
दौलत खान लोधी और आलम खान ने। और अगर ऑप्शन में राणा सांगा भी हो तो वो बाबर नामा के अनुसार है कि बाबर नामा में बाबर ने लिखा है कि मुझे दिल्ली पर आक्रमण करने का निमंत्रण राणा सांगा ने दिया। लेकिन हमें दोनों याद रखना है कि राणा सांगा ने निमंत्रण दिया बाबरनामा के अनुसार और दौलत खान लोधी और आलम खान ने शासक बनने की फिराक में बाबर को निमंत्रण दिया। अब मुख्य रूप से बाबर का सबसे बड़ा अभियान जो पानीपत प्रथम के नाम से जाना जाता है, अब हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, जैसा कि बता दिया कि अब बाबर पानीपत के मैदान में अपनी सेना लेकर के आ पहुंचा और बाबर ने पहले से ही अपनी सेना को पानीपत के मैदान में तैयार कर दिया और बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुगलमा प्रणाली का प्रयोग किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तुगलमा नीति का प्रयोग तुगलमा नीति का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो तुगलमा नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया और उसके साथ साथ तोप का। अब तुगलमा नीति क्या होती है इसे हमें जानना है। तो ये पानीपत का मैदान है, इसके आसपास जो पहाड़ी इलाका था, इसके आसपास जो पहाड़ी इलाका था, बाबर ने अपने कुछ सैनिकों को इन पहाड़ियों के पीछे रख दिया और उसके साथ साथ उसने क्या किया, अपनी तोपों को इस मैदान में चारों तरफ से सजा दिया और इन तोपों को एक रस्सियों के माध्यम से आपस में बांध दिया। तो तोप सजाने की इस विधि को रूमी विधि या उस्मानी विधि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रूमी विधि क्या है? तो रूमी विधि या उस्मानी विधि, तोप सजाने की विधि को उस्मानी विधि या रूमी विधि कहा जाता है। और बाबर उस युद्ध का नेतृत्व खुद कर रहा था। कहा जाता है कि जब इधर से इब्राहिम लोदी की सेना सामने पहुंची तो इन्होंने उस पर तोप से आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे तोपों की बारिश हुई, इब्राहिम लोदी की सेना भाग खड़ी हुई और इसी बीच में बाबर ने मौका देखते ही इब्राहिम लोदी का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। तो इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया। क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी, अर्थात बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ही मार डाला। इस तरह से ये ऐतिहासिक युद्ध जो पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसमें बाबर की जीत हुई। न केवल बाबर की जीत हुई बल्कि भारत में एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है और यहीं से लोदी वंश का अंत हुआ और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना डालते हुए अपने आप को भारत का या दिल्ली का शासक नियुक्त किया। और अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पानीपत का युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई और उस विजय के बाद बाबर ने एक विजयोत्सव मनाया और फिर यहाँ से काबुल गया और काबुल जाने के बाद काबुल के प्रत्येक लोगों को चांदी के सिक्के बांटे, इसीलिए बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि बाबर किसे कलंदर कहा जाता है? तो बाबर को। और क्यों कहा जाता है? तो उसने प्रत्येक लोगों को चांदी के सिक्के बांटे। क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर ने चांदी के सिक्के काबुल के लोगों को बांटा किस उपलक्ष्य में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में। अब जब काबुल से वापस आया तो 27 अप्रैल 1526 को 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर की दादी एहसान दौलत खान ने
बाबर का राज्याभिषेक किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, या भारत में बाबर ने राज्याभिषेक कहाँ किया, तो दिल्ली में। और प्रश्न आएगा कि बाबर का राज्याभिषेक किसने किया, तो उसकी दादी, जो कि मैं पहले नाम बता चुका हूँ, एहसान दौलत खान ने। अब जब पानीपत के युद्ध में बाबर को विजय प्राप्त हो गई तो ये देखकर राणा सांगा, उनको ये लगा कि ये लुटेरा है, लड़ेगा चला जाएगा, लेकिन बाबर यहाँ से गया नहीं। तब राणा सांगा ने संदेश भिजवाया कि या तो दिल्ली छोड़कर या भारत छोड़कर चले जाओ, या संघर्ष के लिए तैयार रहो। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबर की सेना बहुत डरी हुई थी, और इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने युद्ध करने से हाथ खड़े कर दिए। और उनकी सेना ने बाबर से कहा कि अरे बाबर, तू तो यार बेवड़ा है, शराब नशेड़ी है, शराबी है, तू तो पीकर कहीं मस्त रहेगा और हम लोगों को मरवाएगा। तो बाबर ने कसम ली कि आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। और उसके साथ साथ तमगा, एक कर होता था, तमगा कर जो सैनिकों पर लगाया जाता था, बाबर ने इस तमगा कर को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस युद्ध से पहले बाबर ने तमगा कर को समाप्त किया, तो खानवा युद्ध के पहले बाबर ने तमगा कर को समाप्त किया। और अब उसके बाद और उसने कुरान की कसम ली और अपने सैनिकों को भी कसम दिलाया और ये कहा कि यदि हम इस युद्ध में विजयी रहे तो गाजी कहलाएंगे, और यदि मारे गए तो शहीद कहलाएंगे। और खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जिहाद, अर्थात बाबर ने इसे धर्म युद्ध कहा। अब खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। तो प्रश्न आता है अब खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ 1527 में। एक तरफ बाबर और एक तरफ राणा सांगा। इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने तमाम हिंदू शासकों को पत्र लिखा और बाबर के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और लोगों से कहा कि यदि हम लोग एकजुट होकर के बाबर को पराजित नहीं करेंगे तो ये बाबर एक एक करके हम सबको नष्ट कर देगा या पराजित कर देगा। और कहा जाता है कि काफ़ी लोगों ने राणा सांगा का साथ भी दिया और बाबर ने इस युद्ध में भी एक तो तोप का प्रयोग किया और उसके साथ साथ इन तोपों को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। पानीपत के युद्ध में तोप को रस्सी से बांधा था, लेकिन इस युद्ध में तोपों को लोहे की जंजीरों से बांधा, क्योंकि उसे पता था कि ये राजपूत बहुत ही ताकतवर हैं, हमारी तोपों को भी उठा ले जाएंगे। और कहा जाता है खूब घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान राणा सांगा को चोट पहुंची, तीर लगा और वो यहाँ से किसी तरह से यहाँ से भागे और इस तरह से इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। और इसी युद्ध में राणा सांगा की पत्नी कर्मावती या कर्णावती को बाबर ने अपनी हिंदू पुत्री कहा। तो प्रश्न आ सकता है कि बाबर ने किसे अपनी हिंदू पुत्री कहा? तो राणा सांगा की पत्नी कर्मावती या कर्णावती को। और बाबर स्त्रियों का बहुत सम्मान करता था। तो इस तरह से खानवा का युद्ध एक निर्णायक युद्ध हुआ, उसमें बाबर की जीत हुई। अब इसके बाद खानवा के बाद नेक्स्ट जो युद्ध है, खानवा युद्ध के बाद जब बाबर खानवा युद्ध में जीत गया तो अब बाबर को हराने की शक्ति उत्तर भारत में किसी के पास नहीं थी। खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने राणा सांगा की ओर से युद्ध किया था, इसलिए बाबर ने अगला आक्रमण मेदिनी राय पर किया।
तो युद्ध का नाम है चंदेरी का युद्ध। तो प्रश्न आएगा कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ मेदिनी राय। इस युद्ध में बाबर की तरफ से नेतृत्व शेर खान, जिसका नाम फरीद खान था, ने किया था। तो प्रश्न आ सकता है कि किस युद्ध में शेर खान या फरीद खान ने बाबर की ओर से युद्ध का नेतृत्व किया था? तो चंदेरी के युद्ध में। और इस युद्ध में मेदिनी राय बुरी तरह से पराजित हुआ और कहा जाता है कि इस युद्ध में बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें बना दी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में राजपूत मारे गए थे। तो इसलिए यह युद्ध बाबर के लिए एक कलंक की तरह कहा सकता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा राजपूतों को मारा था। तो इस तरह से चंदेरी का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कौन जीता, ये हो गया। अब इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। बाबर के द्वारा लड़ा जाने वाला एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया है और इसी युद्ध में नाव का प्रयोग किया गया। इसी युद्ध में नाव का प्रयोग किया गया। 1529 ईस्वी में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और यह युद्ध घाघरा का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध में एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ महमूद लोदी, शेर खान और बंगाल के नवाब या शासक नुसरत शाह थे। तो एक तरफ इन तीनों ने मिलकर के बाबर के खिलाफ युद्ध में भाग लिया, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर ने इनको बुरी तरह से पराजित किया। तो महमूद लोदी तो अफ़गान भाग गया, शेर खान बिहार की तरफ पलायन कर गया और नुसरत शाह बंगाल पलायन कर गया। इस तरह से बाबर इस युद्ध में भी विजयी रहा। तो बाबर ने भारत में कुल 4 युद्ध किए। पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और इन सभी युद्ध में बाबर को सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद अब बाबर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबरनामा के बारे में अध्ययन करना होगा।